हाय नाजरीन। हर दिन की तरह आज फिर से हम आपके लिए खूबसूरत सी मूवी लेकर आए हैं जिसमें दिखाया जाता है कि टॉम अपनी बीवी जूलिया और दो बच्चों कैसी और बेन के साथ कैरिबियन समंदर में याट ट्रिप पर रवाना होते हैं। जब टॉम और बेन मछली पकड़ने में मसरूफ होते हैं और कैसी अपने गैजेट में मगन होती है, जूलिया तैरने के लिए पानी में चली जाती है। अचानक कुछ उसे बेचैन कर देता है। जूलिया इर्द गिर्द देखती है लेकिन समंदर पहले की तरह पुरसुकून दिखाई देता है। उसी वक्त याट के आलत अजीब व गरीब तरीके से काम करने लगते हैं, लेकिन टॉम जो मछली पकड़ने में मगन है उन पर ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ जूलिया की हालत खराब होती जाती है और वो आखिरकार डूबने लगती है। वो चीखती है मगर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। पानी का बहाव उसे याट से दूर ले जाने लगता है। जब हालात खतरनाक हद तक बिगड़ने लगते हैं तब टॉम उसकी चीख सुनता है। टॉम पानी में छलांग लगा देता है और बच्चों की मदद से जूलिया को खींचकर याट में वापस ले आते हैं और उसकी सांस बहाल करते हैं। टॉम नाराज होता है क्योंकि वो हमेशा कहता है कि पानी में जाने से पहले दूसरों को बताना चाहिए। वैसे भी आज उनके बेटे की 13वीं सालगिरह है, इसलिए वो खुशी मनाने लगते हैं। टॉम केक पर मोमबत्तियां जलाता है और सब बेन को मुबारकबाद देते हैं। बेन को तोहफे देते हैं और कैसी खुशगवार लम्हे की ग्रुप तस्वीर लेती है। इसी लम्हे कैसी की बॉयफ्रेंड की कॉल आती है। वो तैराकी के बारे में पूछता है लेकिन अचानक पस मंजर में एक शदीद तूफान शुरू हो जाता है। कैसी परेशान होती है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो महफूज हैं। फिर राब्ता मुनक़ता हो जाता है, लेकिन उसी वक्त सबको झटके महसूस होते हैं। वो सब जल्दी से डेक पर जाते हैं और देखते हैं कि याट के इर्द गिर्द व्हेल मछलियों की लाशें सतह पर आ रही हैं। टॉम वजाहत करता है कि बाज़ औकात तूफान के दौरान व्हेल रास्ता भटक जाते हैं, मगर ये व्हेल्स याट को धकेल रही हैं जो खतरनाक है। टॉम पानी में कूद जाता है और थोड़ी देर बाद जख्मी वापस आता है। वो समझाता है कि याट की शाफ्ट शायद किसी व्हेल के दुम के टक्कर से मुड़ गए हैं। अब इनके लिए यहाँ से रवाना होना मुमकिन नहीं। बाद में कैसी दोबारा राब्ते की कोशिश करती है मगर कोई सिग्नल नहीं, रेडियो भी खामोश है। टॉम खुराक और पानी का हिसाब लगाता है। तकरीबन 4 दिन का पानी मौजूद है, इससे ज्यादा नहीं। खुशकिस्मती से वो एक शिपिंग रूट पर हैं, कोई ना कोई जरूर आएगा। मगर फिर बाहर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। जब सब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं आसमान से चमकदार अशिया गिर रहे हैं। ये अशिया करीब आती जाती हैं और टॉम खतरा मोल लेकर इंजन चलाता है। वो याट को एक आने वाले ऑब्जेक्ट से बचा लेता है मगर इंजन तबाह हो जाता है। अगली चीज इतनी करीब गिरती है कि वो देख सकते हैं कि ये जमीन के मसनूई सयारे हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं और आलात बेकाबू हो जाते हैं। खौफजदा फैमिली याट के अंदर छुप जाता है जो लहरों में हिचकोले खा रही है। वो लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं और बदतरीन लम्हे के लिए तैयार हो जाते हैं। टॉम मदद के लिए फ्लेयर गन फायर करता है मगर सब बेकार है। सुबह जब वो जागते हैं तो जिंदा होने पर शुक्र अदा करते हैं, मगर याट के एक तरफ बड़ा सा सुराख होता है और ये समझ नहीं आता कि वो अब तक कैसे तैर रही थी। वो बाहर निकलते हैं और हैरत ज़दा रह जाते हैं। समंदर गायब हो चुका है और उनकी कश्ती एक पथरीली सहरा के दरमियान चट्टान पर खड़ी है जहां कभी पानी होता था। टॉम अपनी खानदान को तसल्ली देता है कि शायद सब इंसान खत्म नहीं हुए। वो नेविगेटर चेक करता है मगर वो गलत सिमत दिखाता है, मतलब कि जमीन के पोल्स बदल चुके हैं। ऐसा जमीन पर पहले भी हो चुका है मगर बहुत जमाने पहले। अब ऐसा लगता है कि समंदर पीछे हटकर जमीन को निगल लिया है और गालिबन इंसानियत का खात्मा हो चुका है। कैसी इस इंकिशाफ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और तन्हा रहने की इल्तजा करते हुए केबिन की तरफ भागती है और बेन आसमान में रंग बरंगे गुब्बारे छोड़ देता है, इस उम्मीद पर कोई मदद के लिए आ जाए। इसी दौरान टॉम रेडियो ऑन करता है और मदद के लिए सिग्नल्स भेजता है। अचानक उसे जवाब मौसूल होता है। वो नीटियो नामी एक छोटी आबदोज का कप्तान है। वो समंदर की गहराइयों में था जब ये तबाही आई, इसलिए बच गया। लेकिन वो बताता है कि तमाम मवासलाती निज़ाम नाकाम हो चुके हैं और बाहर से किसी मदद की उम्मीद रखना बेकार है। उसके हिसाब से समंदर एक हफ्ते में वापस आ जाएगा और वो खौफनाक होगा। जूलिया बच्चों को सामान बांधने को कहती है। टॉम नीटियो से बराह रास्त पूछता है कि क्या उनकी बच्चों को बचा सकता है। नीटियो वजाहत करता है कि आबदोज बहुत छोटी है, उसका साथी मर चुका है और वो सिर्फ एक फर्द को ले जा सकता है। काफी मिन्नत समाजत के बाद टॉम उसे दोनों बच्चों को लेने पर राजी कर लेता है। टॉम नक्शे पर सफर का रास्ता तय करता है और वादा करता है कि 2 दिन में उस मकाम तक पहुंच जाएंगे। अगली सुबह खानदान रवानगी के लिए तकरीबन तैयार हो जाता है। जैसे ही टॉम डेक पर कदम रखता है तो एक शख्स को उसके कुत्ते के साथ आते हुए देखता है।
टॉम उसे पानी पेश करता है। वो पीता है और फिर अचानक टॉम के मुंह पर घोंसा मारता है। यह मंजर जूलिया देख लेती है। वो अपने शौहर की तरफ दौड़ती है, मगर वो अजनबी एक तेजदार धात टॉम के सीने पे घोंप देता है। कुत्ता जूलिया पे भौंकते हुए उसे रोके रखता है। वो यार्ड की तरफ भागती है। अजनबी उसका पीछा करता है और उसके बाजू पर चोट पहुंचाता है। इसके बावजूद जूलिया यार्ड पर चढ़ जाती है और बच्चों को उसकी चीखें सुनाई देती हैं। वो दौड़कर आते हैं। मिलकर वो केबिन के दरवाजे बंद करके अंदर से बंद कर देते हैं। फिर जूलिया कैसी और बेन को एक लॉकर में छुपा देती है और कैसी को फ्लेयर गन देकर कहती है कि सिर्फ आखिरी वक्त में इस्तेमाल करना। इसी दौरान कातिल दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और आखिरकार कामयाब हो जाता है। जूलिया बाथरूम में छुपकर जख्म पर पट्टी बांधती है। अंदर आकर कातिल सीधा गैलरी की तरफ बढ़ता है और कुछ खाने के लिए तलाश करता है। हाथ में फूड कैन लिए वो यार्ड की तलाशी लेने लगता है। जूलिया बावर्ची खाने में छुरी लेकर तैयार रहती है। जब वो कैबिन में दाखिल होता है तो जूलिया नीचे कूद जाती है और यार्ड के नीचे छुप जाती है। कातिल सुराख से झांकता है मगर उसे नजर नहीं आती, मगर कुत्ता जूलिया पर हमला करता है जिसे मजबूरन वो मार डालती है। कातिल कुत्ते की आवाज सुनकर बाहर जाता है और उसकी लाश देख लेता है। इसी दौरान जूलिया यार्ड की दूसरी तरफ वाली पोर्ट होल से वापस चढ़ आती है, मगर वो सीधा कातिल के हाथों में चली जाती है। वो उसे मारता है, सोफे पर फेंकता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। कैसी ये सब देख रही होती है और समझ जाती है कि ये आखिरी मौका है। गोली कातिल को एक तरफ गिरा देती है, लेकिन फ्लेयर यार्ड को आग लगा देता है। जूलिया बच्चों को हुक्म देती है कि वो भाग जाएं। कातिल जो सिर्फ जख्मी हुआ है दोबारा हमला करने की कोशिश करता है। जूलिया उसे लात मारकर दूर फेंकती है, फिर से पैक किए हुए थैले उठाती है और छलांग लगा देती है। वहां बेन को अपने वालिद की लाश मिलती है। कैसी दौड़ती हुई लाश पर झुक जाती है और जोरों कतार रोने लगती है, मगर जैसे ही वो कातिल जलती हुई यार्ड से कूदता है वो बच्चों को फौरन लेकर वहां से निकल जाती है। पीछे यार्ड जोरदार धमाके से फट जाती है। तीनों पथरीली सहरा में दौड़ते हैं और जल्द ही एक चट्टानी दर्रे में पनाह लेते हैं जहां एक नदी बहती है, लेकिन पानी नमकीन और नाकाबिले इस्तेमाल है। कैसी अपने भाई के साथ थोड़ा सा पानी बांटती है, लेकिन वो पीने से इनकार कर देता है। वो खुद को कसूरवार समझता है, ये यकीन रखते हुए कि कातिल सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उसने गुब्बारे देखे थे। वो अपने बेटे का दिफा करते हुए कहती है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। इसी लम्हे वो फिर से कातिल को देखती है जो उनके कदमों के निशानात पर चल रहा है, तो वो तीनों दोबारा वहां से चल पड़ते हैं। उसी शाम बेन एक हथौड़ा सर वाले शार्क की लाश ढूंढता है। वो उसे काटने की कोशिश करता है, मगर जूलिया पीछा करने वाले को देखती है। वो फौरन बच्चों को दौड़ने का हुक्म देती है। वो एक ऐसे मैदान में पहुंचते हैं जहां पहले कभी जहरीले फजले के ड्रम पानी में बहकर आ गए थे। जूलिया आलूदगी के खतरे के बावजूद बच्चों को आगे बढ़ने का कहती है, क्योंकि कातिल अभी भी पीछे है। वो तीनों समंदर के खुश्क फर्श पर चलते हैं जहां इंसानों की फेंकी हुई प्लास्टिक और दूसरी कचरा डेरियों की सूरत में मौजूद हैं। जल्द ही जूलिया को अंदाजा होता है कि बेन शदीद तौर पर पानी की कमी का शिकार है। वो उसे आखिरी चंद कतरे पानी के दे देती है, मगर जूलिया उन्हें हुक्म देती है कि आगे बढ़ते रहें। बिल आखिर वो एक तैयारे के मलबे तक पहुंचते हैं जो बरसों पहले समंदर में गिरा था। जूलिया उनकी आखिरी फैमिली फोटो निकालती है और उन्हें वो दिन याद दिलाती है जो वो पहली मर्तबा टॉम से मिली थी अपने अस्पताल में, जहां टॉम को नाकाम गोताखोरी के बाद डिकम्प्रेशन बीमारी के साथ लाया गया था। रात को कैसी एक आवाज से जाग जाती है और बाहर आकर तैयारे के करीब बैठ जाती है। अंधेरे में कातिल उसकी तरफ बढ़ता है, मगर उसे खबर नहीं होती कि लड़की उसे फंसाने के लिए वहां बैठी है। जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए झुकता है, जूलिया अचानक हमला करती है और उसे चाकू घोंप देती है। इसकी वजह से वो शख्स मर जाता है। सुबह खानदान अपना सफर जारी रखने के लिए तैयार हो जाता है, मगर उन्हें पता चलता है कि कातिल की लाश किसी और मखलूक ने चीर फाड़ दी है। ये इस बात का इशारा है कि सहरा में इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक चीजें मौजूद हैं। वो आगे बढ़ते हैं। जूलिया नक्शे का मुताला कर रही होती है जब बेन अचानक दौड़ पड़ता है। उसकी माँ उसे रोकने के लिए चीखती है, मगर लड़का एक नमकीन गड़े तक पहुंचकर चंद घूंट पी लेता है। जूलिया उसे खींचकर हटाती है, लेकिन वो बीमार हो जाता है। कुछ फासले पर उन्हें प्लास्टिक की चंद कुर्सियां मिलती हैं, जिनसे वो सूरज से बचने के लिए एक आरजी पनाहगाह बनाते हैं। अंदर आराम करते हुए अचानक जूलिया को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो बाहर निकलती है और कुछ ऐसा देखती है जो उसे बच्चों को जगाने पर मजबूर कर देता है। एक नया खतरा सामने आ चुका है। वो भागना शुरू कर देते हैं। जल्दी उन्हें एक बड़ा जहाज नजर आता है। वो गिरे हुए कंटेनर्स और चंद भटकते हुए इंसानों का घर होता है।
जूलिया उन्हें आवाज देती है, मगर वो लोग हजारों केकड़ों को देखकर एक कंटेनर में दौड़कर घुस जाते हैं। वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। जूलिया की मदद की फरियाद को नजरअंदाज करते हुए तीनों एक कंटेनर पर चढ़ जाते हैं, मगर केकड़े जूलिया की टांग जख्मी कर देते हैं। फिर भी जूलिया, कैसी और बेन ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। केकड़े कंटेनर के शगाफ से अंदर घुसकर तमाम लोगों को हलाक कर देते हैं। जूलिया अपनी टांग पर रूमाल बांध देती है और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह वो अकेली जागती है। खौफजदा होकर बच्चों को आवाजें देती है, मगर पता चलता है कि केकड़े जा चुके हैं और बच्चे खुराक और हथियार तलाश करने नीचे गए थे। जूलिया जख्म को दाग देती है, जबकि बेन मिले हुए हथियारों का मुआयना करता है। कंटेनर्स में तलाशी के दौरान उन्हें कुछ खुराक और पानी मिलता है। एक मुर्दा इंसान की जेब में जूलिया को एक रेडियो मिलता है, जिससे वो नेटो से राब्ता करती है। नेटो जवाब देता है और बताता है कि वो भी गहरे समंदरी जानवरों के हमले का शिकार हुआ था। उसके मुशाहिदे के मुताबिक समंदर जल्द वापस आने वाला है, इसीलिए ये मखलूकात जाहिर हुई हैं। जूलिया उससे बच्चों को बचाने की इल्तजा करती है, मगर उसे मालूम नहीं कहाँ जाना है। नेटो एक फ्लेयर फायर करता है। बेन उसकी सिमत देखता है और वो तीनों उसी तरफ रवाना होते हैं। जल्द ही वो एक पीला आबदोज देखते हैं, मगर जमीन की हालत के बायस वहां तक पहुंचना मुश्किल है। कैसी को अपनी माँ की मुसलसल बच्चों को बचाने वाली बात नागवार लगती है, मगर जूलिया कोई जवाब नहीं देती और आगे बढ़ने पर जोर देती है। उन्हें एक और जहरीले फुजले से आलूदा दर्रे से गुजरना पड़ता है। एक मकाम पर एक चट्टानी तोदा गिरता है और जूलिया बच्चों से अलग हो जाती है। वो उन्हें चलते रहने का हुक्म देती है, मगर जब कैसी इनकार करती है, जूलिया इल्तिजा करती है कि वो अपने भाई को बचाए। कैसी और बीन दर्रे से निकलकर आबदोज तक पहुंच जाते हैं। अचानक जख्मी नेटियो किश्ती के पीछे से बरामद होता है। वो इतराफ करता है कि उनके बचने का कोई इम्कान नहीं और बच्चों को कश्ती में चढ़ने का हुक्म देता है, मगर कैसी अपनी माँ के लिए वापस जाती है, जो निकलते हुए केकड़ों का मुकाबला कर रही होती है। उसके कारतूस तकरीबन खत्म हो चुके होते हैं। कैसी चट्टान पर चढ़ती है और अपनी माँ की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे बचा लेती है। वो दोनों आबदोज तक पहुंच जाते हैं, बिल्कुल उसी वक्त जब केकड़े नेटो को दबोच कर मार डालते हैं। तीनों आबदोज में चढ़ जाते हैं और इसी लम्हे अफक पर एक समंदरी लहर नमूदार होती है। पानी आबदोज को उठाता है और उसे चट्टानों पर घसीटता है। जूलिया के जहन में पिछले चंद दिनों के तमाम मनाजिर एक ही साथ आने लगते हैं। वो बेहोश हो जाती है। जब आंख खुलती है तो आबदोज साकित होती है। जूलिया डोर खोलती है और वो तीनों बाहर निकलकर देखते हैं कि वो एक तबाहशुदा शहर तक पहुंच चुके हैं, जहां वो लहरों के जरिए पहुंचे थे। इसके साथ ही इस खूबसूरत सी मूवी की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।